अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रो और 2-3 डेफिनेशन, दैट्स इट। बस छोटा सा आज हम काम करेंगे। पहला लेक्चर है आज हमारा मैथ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू के अंदर जो उन्होंने इंट्रो में हमें बताया, नाम है इस चैप्टर का नंबर सिस्टम। तो शुरू के इंट्रो के अंदर उन्होंने नंबर्स के बारे में ही हमें बताया है कि नंबर्स की आखिर दरियाफ्त कैसे हुई। वो बताता है कि ऑल टाइम्स के अंदर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराने में, यानी अर्ली एजेस में जिसको हम कहते हैं, तो कोई भी किसी किस्म के नंबर्स नहीं थे। जैसा कि हमें पता उस टाइम कोई नंबर नहीं थे। ये 1 2 3 जो है ये नए सिस्टम है। तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, जो चरवाहे होते थे वो अपनी भेड़ बकरियों का ध्यान रखने के लिए पेबल्स इस्तेमाल करते थे। यानी पेबल्स यानी पत्थर। यानी कि फ़र्ज़ करो मेरे पास 50 बकरी हैं, तो मैंने एक बकरी उधर भेजता था, पत्थर रख लेता था। दूसरी बकरी गई, पत्थर रख लिया। दूसरी तीसरी बकरी गई, पत्थर रख लिया। इस तरह जितनी बकरियां होती थी मैं उतने पत्थर रख लेता था। फिर वापस आता था तो मैं उतने ही पत्थर एक एक बकरी साइड पे करता जाता था और पत्थर निकालता जाता था। अगर कम है तो इसका मतलब कोई बकरी आगे पीछे हो गई है। इस तरह से चरवाहे जो हैं अर्ली एजेस के अंदर अपनी काउंटिंग को इस्तेमाल किया करते थे, अपने जानवरों का काउंट करने के लिए, उनका नंबर याद रखने के लिए। वो कितने थे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे लिखते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में वो हमें बताता है कि थोड़ा सा और आगे आगे हम 5000 BC के करीब, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 5000 कबले मसीह से के टाइम पर एक सिस्टम इजाद हुआ। ठीक है, उस सिस्टम के मुताबिक हम पत्थरों की बजाय एक लाइन लगा लिया करते थे। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास जितनी शीप्स होती थी या जो भी हमने काउंट करना होता था उसकी जगह एक लाइन लगा देते। फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 बकरियां थी तो मैं 5 ऐसे लाइन लगा देता था कि मेरे पास 5 बकरियां हैं। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट हुआ क्या, नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, इस तरह से स्टार्ट हुआ। नंबर्स के लिए लेटर्स या लिखने के लिए सिंबल्स वगैरह यूज़ करना शुरू हुआ था यहाँ से। फिर वक्त चलता गया चलता गया चलता गया, लोगों ने महसूस किया कि अगर उनके पास फ़र्ज़ करें 100-200 बकरियां हैं तो उनके लिए ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने फिर एक 10 और 100 के लिए एक अलग वर्ड लिख दिया। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह की 100 लाइन्स हैं तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एक सिंबल यूज़ करेंगे जो मैं लिखता हूँ ए, ऐसे बगैर लाइन के ए। ठीक है, ये बगैर लाइन के जो ए है ये होता था रिप्रेजेंट करने के लिए 10। इस तरह का जो सिंबल था ये वो यूज़ करते थे 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए। और बिल्कुल इसी तरह एक सिंबल होता था ऐसे जिसको वो इस्तेमाल करते थे 100 के लिए। ठीक है, तो इस तरह का नंबर वो यूज़ करते थे 100 को इस्तेमाल करने के लिए। फिर इस तरह से उन्होंने अपने नंबर्स को इजी कर लिया। आप सपोज करें कि इसके थ्रू अगर मैंने लिखना होता है कि मेरे पास 330 बकरियां हैं तो मैं इसको कैसे लिखता था, या मैं कहता हूँ 334 बकरियां हैं मेरे पास, तो यानी 334 बकरियों को मैं कैसे लिखूँगा, 334 बकरियां नहीं, सॉरी, गोट्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखने के लिए मैं ऐसा लिखता। ठीक है, अब ये जो हर एक है ये 100 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, उसके बाद में इसको लिखता 3 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10। और फिर उसके बाद मैं क्या करता, अब मैंने 34 बकरियां ली हैं तो 1 2 3 4, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये इक्वल मेरे पास आ जाएगा 334। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे 334 को ऑल टाइम्स में। ठीक है,
फिर वो आगे बताते हैं कि इस तरह के और भी कई सिस्टम्स यूज़ हुए, लेकिन वो किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, अपने अंदर किसी ना किसी कमी की वजह से लोगों की तरफ से नामंजूर होते गए। फिर आखिरकार एक सेट इंट्रोड्यूस हुआ नंबर्स का, जिसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये था हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर, इसके इस सारे के बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, जिसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, हाँ भी हमारे वैल्यूज़ लिखने के लिए ये वाला जो सेट है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर अब एक प्रॉब्लम आ गई कि अब उस टाइम पर कोई ज़ीरो इन्वेंट नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम जैसे सपोज करें, इससे लिखते हैं x + 2 = 2। ठीक है, अब इसका आंसर उनके पास क्या होगा, सोचने वाली बात है कि 2 और 2 इक्वल है, इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x = 2 - 2 के 2 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन 0 इस तरह का तो हमारे पास उस टाइम कोई नंबर ही नहीं था, तो इसलिए उस टाइम पर एक और सेट ईजाद हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसी के अंदर 0 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आके हो गया इजाद होल नंबर्स। लेकिन फिर अगेन प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम इस बार क्या आई कि इस बार उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है कि x 2x कर लें, 2x = 4, नहीं 4 नहीं, ऐसा करते हैं 5 करते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है 5। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए तो हमारे पास इस सेट के अंदर कोई है ही नहीं, फ्रैक्शन के अंदर लिखने के लिए हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, एक और सेट ईजाद कर लिया जिसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, क्यों, ये होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तब आके हमारे पास हो गया इजाद रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लिख सकते थे फ्रैक्शन की फॉर्म में, x = 5/2। ठीक है, इस फॉर्म में हम लिख सकते थे, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, रैशनल नंबर। लेकिन फिर अब दोबारा प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम्स आती रहती है हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती नहीं है, तो अब एक और प्रॉब्लम आ गई। अब इस बार क्या प्रॉब्लम आई कि हम इसका क्या आंसर लिखेंगे, इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, इसका कोई स्क्वायर में आता ही नहीं है आंसर। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन उस टाइम इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोगों ने सोचा इसको क्या कहेंगे हम, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। तो इसके लिए उन्होंने एक और यूज़ कर लिया जिसको हम क्या कहते हैं, एक और सेट क्रिएट हो गया जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर उस टाइम इजाद कर दिया गया। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि ये इतने सारे अलग-अलग सेट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो उसकी बजाय हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इन दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और सेट बना दिया जिसको कहते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, Q यूनियन, यानी कि इसके अंदर Q के भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और Q के भी आ जाते हैं और Q डैश के भी आ जाते हैं, यानी कि इन दोनों को मिला के हमारे पास जो सेट आएगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ आगे डेफिनेशंस किसकी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं रैशनल नंबर पर। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, हमें पता है
रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते तंग हो चुके हैं, हमें याद हो चुकी है इसकी डेफिनेशन क्या है। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। where both are integers and q is not equal to 0। ठीक है, अब यहाँ से इंटीजर्स वर्ड आया तो मुझे एक और बात याद है कि यहाँ पर मैं इंटीजर्स के बारे में बताना भूल गया, माजरत मैं बताया। तो चले इंटीजर्स के बारे में भी बता देता हूँ। उन्हें एक और प्रॉब्लम आई रियल नंबर्स के बाद भी कि हमारे पास अगर फॉर्म हो, रेड वाले से लिखते हैं, हाँ, x -2 नहीं x+2 करते हैं, x+2 इज इक्वल टू 4, नहीं x+2 इज इक्वल टू, नहीं इससे भी नहीं आएगा, x+4 इज इक्वल टू 2। यस, ये इसकी सही फॉर्म। अब इसके साथ उन्होंने माइनस साइन आएगा। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि माइनस का साइन है, इस तरह का हमारे पास ना रैशनल नंबर में ना इरेशनल नंबर के अंदर है, ना हमारे पास होल नंबर में, ना इंटीजर्स सॉरी ना नेचुरल नंबर्स में, किसी में भी नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास जो ये वाला वैल्यू है ये बड़ी है इससे, यानी कि इसकी फॉर्म ये हुई ना x+a इज इक्वल टू b वेयर a इज ग्रेटर देन b। तो इस फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने फिर एक और सेट इजाद कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है क्या, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो इस तरह उन्होंने सेट ऑफ इंटीजर्स भी इजाद कर दिए। तो वापस आ जाते हैं रैशनल नंबर पर, मैं वो बताना भूल गया था इसलिए मैं वहाँ गया था। हाँ, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर हम थे, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाता है, रैशनल नंबर। इसको एक एग्जांपल भी दे देते हैं ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिल सकें। ठीक है, एग्जाम्पल अब इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, सिंपल इजी से इजी एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं √4 स्क्वायर-रूट 4 की, √16 या फिर √4 या फिर 2 या फिर 3.4 एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पर। ये थे हमारे पास क्या, रैशनल नंबर। अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में भी हमें पता है। इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। वही सारी कंडीशन सिर्फ कहाँ आ गया कि ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब इसकी एग्जांपल्स पर आते हैं जब, तो इसकी एग्जांपल के अंदर से एक एमसीक्यूज आ जाता होता है अक्सर। ठीक है, अक्सर एग्जाम्पल कौन सा आ जाता होता है इसके अंदर से, एग्जाम्पल इसके अंदर से अच्छा अक्सर एमसीक्यूज आता होता है स्पाइस रैशनल और इरेशनल नंबर। अब आप कहेंगे कि ये भाई रैशनल नंबर है क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सॉरी p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, 22/7 होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो पाई होता है उसकी असल वैल्यू 22/7 नहीं होती।
ठीक है, आप अगर अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर है आपके पास तो आप उसके अंदर जब भी पाई की वैल्यू लिखेंगे वो कभी भी आपको 22/7 या कोई और बटे की वैल्यू नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। वो आपको 3.14 आगे 100/2 देगा। ठीक है, अब इसकी 100/2 कितना, ये 5 लाख तक जा चुके हैं। हमने इस डेसिमल फ्रैक्शन को सॉल्व करते 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 5 लाख तक लेके जा चुके हैं हम इसको, लेकिन अभी तक ये फिनिश नहीं हुआ। ये एक इरेशनल नंबर है। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि ये मुझे आया था, पेपर में आया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, अब इसके बाद इरेशनल नंबर के अलावा इसकी एक और एग्जांपल भी दे देते हैं। √2 दे देते हैं, √2 दे देते हैं, या √3 दे देते हैं, ETC। ठीक है, मैंने बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं इसकी। अब इसके रैशनल भी हो गए, इरेशनल भी हो गए। अब हमारे पास कुछ डेसिमल फ्रैक्शंस के रिलेटेड उन्होंने हमें डेफिनेशन दी हुई है, जिसके अंदर है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग और उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन कौन से होते हैं, फ्रैक्शन सॉरी। टर्मिनेटिंग हमें पता है हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल इसकी ले लेते हैं हम 5/2। 5/2 हमें पता है 5/2 किसके इक्वल होता है, 2.5 के। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों, क्योंकि इसके आगे हमारे पास जो है फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। या फिर हम इसके अलावा इसके अंदर लिख सकते हैं एग्जांपल, हम डेसिमल फ्रैक्शन में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 3.224, नहीं ये नहीं ठीक, हम इसको 3.4 कर देते हैं, 4.7 एंड एटसेट्रा सोन। बहुत सारी आप एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग था तो नॉन टर्मिनेटिंग हमें पता है क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं सिंपल 10/3। ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। उसके अलावा आप दे सकते हैं इसके अंदर कोई अपने पास से भी दे सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3.222, 4.666 एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये रीअकरिंग भी हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग इसके बाद इनफाइनाइट वैल्यूज तो हैं, लेकिन ये रीअकरिंग भी है। रीअकरिंग की डेफिनेशन आपको पता है कि क्या होती है आपके पास, रीअकरिंग की आपके पास डेफिनेशन होती है दैट हैव सेम वैल्यूज। मेरा नहीं ख्याल रीअकरिंग की मुझे लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और इसके अलावा ये रीअकरिंग भी है। ये जो तीनों मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ये रीअकरिंग भी है। मैं फिर भी लिख देता हूँ।
ठीक है, तो रीअकरिंग की हमें पता है क्या होती है, दैट हैव सेम वैल्यूज आफ्टर डेसिमल। ठीक है, कि इसके अंदर वैल्यूज रिपीट होती हैं। अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक ही वैल्यू रिपीट हो, आपकी 2-3 वैल्यूज भी हो सकती हैं जो बार बार रिपीट हो रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3.478 अब इस तरह 478 चलता जा रहा है, तो इसको हम कैसे एक बार लगाए तो 478 के ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये रीअकरिंग है, ये नेवर एंडिंग है। ठीक है, ये चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये वाले, ये भी हमारे पास रैशनल होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास रैशनल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो थर्ड फॉर्म है नॉन रीअकरिंग, ठीक है, नॉन रीअकरिंग के साथ मैंने नॉन टर्मिनेटिंग क्यों लगाया, क्योंकि ऐसा भी ये देखिए, अब इसके अंदर भी तो है कि आपके पास एक वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, इसके अंदर भी आपके पास नहीं हो रही एक वैल्यू बार बार रिपीट, तो नॉन रीअकरिंग के साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा कि ये इनफाइनाइट चलता हुआ जा रहा है। इसके अंदर हमारे पास होगा ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में अगर हम आ जाते हैं तो इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोई भी अपने पास से दे दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो मेन बात है समझने वाली वो क्या है हमारे पास, दे आर इरेशनल। कि ये जो होते हैं ना नॉन रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये होते हैं हमारे पास क्या होता है हमारे पास, इरेशनल। ठीक है, तो ये थे आज का छोटा सा टॉपिक, इंट्रो की डेफिनेशंस थी, इंट्रो सारा टोटल इंट्रो था और ये टोटल थ्योरी बेस्ड था। अभी तक हमने सॉल्व करने वाला इतना कुछ नहीं देखा, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो बाकी ये आज का छोटा सा टॉपिक था, इतना भी छोटा नहीं था, वैसे 2-3 टॉपिक्स ही थे। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।